ओके गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये तीसरा और अंतिम वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से पहले उसमें बायसिंग दी जाती है। बायसिंग इसीलिए दी जाती है सो दैट वी कैन सेट द क्यू पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लूप लाइन्स, या यूँ कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से पहले हम पहले ही उसको कंडक्ट करवा देते हैं, उसमें इतना बायसिंग दे देते हैं जिससे कि बेस करंट फ्लो होने लग जाए और बेस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग में कलेक्टर करंट फ्लो होने लग जाती है। अब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो सिग्नल के जो भी वेरिएशन हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएशन, उनको ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करके आउटपुट में देते हैं। इसीलिए ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से पहले बायसिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बायसिंग की मदद से हमने क्यू पॉइंट सेट तो कर लिया। नाउ ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट, द क्यू पॉइंट शुड नॉट शिफ्ट अवे। क्यू पॉइंट वेरी नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इसको दिखाता है, इस चीज़ को दिखाता है कि हाउ स्टेबल द ट्रांजिस्टर बायसिंग अरेंजमेंट इज देयर सो दैट क्यू पॉइंट इज नॉट शिफ्टिंग। तो यहाँ पर इसी बारे में डिस्कस करें। तो अभी हम ये देखते हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि क्यू पॉइंट शिफ्ट होगा क्यों, क्या पैरामीटर है जिसकी वजह से क्यू पॉइंट शिफ्ट होने के चांसेस हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ आईसी। कलेक्टर करंट क्या है, वो टेम्परेचर के चेंज होने से बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। जनरली जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आईसीबीओ चेंज होता है। आईसीबीओ जो कलेक्टर लीकेज करंट है, आईसीबीओ के चेंज होने से कलेक्टर करंट भी चेंज होती है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है टेम्परेचर तो आईसीबीओ ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर डबल हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट बढ़ जाती है। दिस इज द रिस्पेक्टिव कलेक्टर करंट ऑफ क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में कलेक्टर करंट ये है जिस पर हमने क्यू पॉइंट को सेट किया था। अगर कलेक्टर करंट चेंज होगा तो क्यू पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट गुड कंडीशन ना। सो इट मीन्स टेम्परेचर में शिफ्ट द क्यू पॉइंट्स। तो पहला पैरामीटर हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ आईसी मे कॉज द शिफ्ट ऑफ क्यू पॉइंट। सेकंड है, देखिए, कलेक्टर करंट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन बीटा। बीटा इज द ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है, ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है बीटा। अगर सपोज करो ट्रांजिस्टर सर्किट में लगा और ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हमने उसको रिप्लेस करके दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो जनरली एक ही कंपनी के एक ही नंबर के 2 ट्रांजिस्टर होंगे तो उनका बीटा में फिर भी चेंजेस होते हैं। अगर हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाए तो उसका बीटा चेंज हो जाएगा, बीटा चेंज हो गया तो कलेक्टर करंट चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, क्यू पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में हम ट्रांजिस्टर को चेंज कर ही नहीं सकते, तो ये भी इज़ नॉट अ गुड इशू। तीसरा और अंतिम वजह है थर्मल रनअवे की। टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, आईसीबीओ बढ़ता है, आईसीबीओ बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ती है, कलेक्टर करंट फिर टेम्परेचर को हीट करती है और ट्रांजिस्टर को हीट करती है, ट्रांजिस्टर के बढ़ने से आईसीबीओ बढ़ती है, आईसीबीओ बढ़ने से अगेन आईसी बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि इफ़ देयर इज successive rise in temperature of the transistor, it will face the thermal runaway, ultimately the transistor will burn out. तो this is also due to that Q point has gone shifting हो गया एंड यहाँ पर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाने के बाद ट्रांजिस्टर जल जाता है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स ड्यू टू विच Q पॉइंट में शिफ्ट। नाउ अभी हमने ऐसा अरेंजमेंट करना है कि Q पॉइंट को इन तीनों से इंडिपेंडेंट कर देना है। So that arrangement is called stabilizations. We have to make the circuit arrangement so that Q point is independent of all these 3 parameters. So that process is called stabilizations. Okay. So now stabilization process. This is the process. Stabilization is that, and numerically हम how much stable the circuit is उसको हम stability factor से define करते हैं। Stability factor का formula है change in collector current divided by फॉर द चेंज इन आईसीबीओ। इन तीनों फैक्टर में आपने देखा कि आईसीबीओ चेंज होता है और फिर कलेक्टर करंट चेंज होती है। तीनों के केस में कलेक्टर करंट चेंज होती है तभी क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आईसीबीओ लीकेज करंट। सो दिस शोज और द स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू को लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक डेरिवेशन है। सो वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन। एज यू नो द कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कलेक्टर करंट। अब आई सी ई ओ की जगह हम 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ रख सकते हैं बिकॉज वी आर फाइंडिंग द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ
change in collector current with respect to ICVO. So let us have this derivation in terms of ICVO. So this formula we got this. Now differentiate it with respect to IC. We get DIC by DIC is equal to beta DIV by DIC plus 1 plus beta DICVO by DIV. So this becomes beta D, this becomes 1 beta DIV by DIC plus 1 plus beta, and this becomes 1 by S, because S is equal to DIC by DICVO. So if we will rearrange these equations, we will get S is equal to ultimately 1 plus beta divided by 1 minus beta DIV by DIC. This is the general expression for stability factor of transistor configuration. So this is the general derivation of stability factor. Ki there is change in collector current with respect to how much change is going on with respect to ICVO. That is defined by the stability factor, and to find the numerical value, this is the general expression for stability factor. So let us see कि अगर हम ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करूँ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन कमिटर, कॉमन कलेक्टर। सो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा अच्छा है। सो लेट अस सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आई सी इजकल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, आई सी इजकल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी ई ओ, आई सी बी ओ। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो आई सी बाई आई सी बी ओ इज इक्वल टू 0 प्लस आई सी बी बाई आई सी बी 1 डेल्टा डी आई सी बाई डी आई सी इक्वल टू 1। इसमें कॉमन बेस का स्टेबिलिटी फैक्टर 1 है। इट्स वेरी गुड, यही तो हम चाहते हैं। तो कॉमन बेस स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट अस सी द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, देखो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी ओ। ठीक है, सो दिस इज सो इफ विल डिफरेंशिएट इट, डेल्टा आई सी डी आई सी बाई डी आई सी बी ओ इज इक्वल टू दिस बिकम्स 0 प्लस 1 प्लस बीटा और दिस बिकम 1। तो डी आई सी बाई डी आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो हियर वी सी बीटा की वैल्यू 50 या 100 के आसपास होती है। तो यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर इज नॉट गुड, स्टेबिलिटी फैक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो गया। सो व्हाट वी डू, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में कॉमन बेस इज बेस्ट, कॉमन एमिटर इज नॉट गुड। बट यहाँ पर हमारा क्या है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज हमें एम्पलीफिकेशन करना तो कॉमन एमिटर को यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज द थिंग्स वाज ओवर हो हियर ओनली। हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना है, तो अब हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा सो दैट वी इम्प्रूव द स्टेबिलिटी फैक्टर बाय मीन्स ऑफ द बायसिंग। अब हम बायसिंग के जरिए इसके स्टेबिलिटी फैक्टर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छा नहीं दे रहा है। सो अगर इसके बाद जो हमें कॉमन एमिटर का यूज़ करना है तो हमें उसकी बायसिंग को चेंज करना पड़ेगा, एक बायसिंग का स्पेशल अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा सो दैट वी हैव ए गुड स्टेबिलिटी फैक्टर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बायसिंग में हम क्या करते हैं, आउटपुट सर्किट वीसी और आईसी में क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर में इस्टेब्लिश करते हैं, क्यू पॉइंट में सेंटर में इस्टेब्लिश कर देते हैं। नाउ अभी हम इसको क्यू पॉइंट को सेंटर में इस्टेब्लिश करने के लिए हम कौन सा बायसिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको हमें चूज़ करना है, जो कि क्यू पॉइंट को शिफ्ट ना होने दे और स्टेबिलिटी फैक्टर की अच्छी वैल्यू रही। क्योंकि कॉमन एमिटर में अभी हम स्टेबिलिटी फैक्टर तो अच्छा है नहीं, तो बायसिंग की वजह से हम इसको ये सब करने की कोशिश करेंगे। बायसिंग कई तरीके से दी जाती है ट्रांजिस्टर में, उसमें से इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट फिक्स्ड बायसिंग सर्किट। फिक्स्ड बायसिंग सर्किट में ट्रांजिस्टर को बायसिंग इस तरह से दी जाती है, एक कलेक्टर लोड होता है, एक बेस लोड होता है, और इस तरह से वीसी एक बायसिंग वोल्टेज देकर हम इसके ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं। इनपुट में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो वीसीसी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी। तो आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी बाई आई बी, क्योंकि वी बी इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वी सी सी, सो आई बी इज इक्वल टू वी सी सी बाई आर बी। तो दिस इज द इनपुट बेस करंट। नाउ अगर हम आउटपुट में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, सो लेट अस यहाँ देखते हैं हम वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई, ऐसे वी सी, तो वी सी इज इक्वल टू व्हाट, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। दिस सेकेंड। और कलेक्टर करंट के लिए देते हैं, कलेक्टर करंट क्या होता है इसमें, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ आई बी, तो बीटा टाइम ऑफ आई बी प्लस लीकेज करंट आई सी ई ओ। So ICO is very small as compared to, so we get IC is equal to beta IB. So now this was the equation of this biasing. Now from stability स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला जैसा हम जानते हैं कि बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा आई डी आई बी बाई डी आई सी होता है।
लेकिन हम फिक्स्ड बायसिंग में देखते हैं कि डी आई बी बाई डी आई सी जीरो, मीन्स देयर इज नो चेंज इन बेस करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट, there is no change in base current with respect to collector current, so this factor will become 0, this big factor will become 0, then stability will be beta plus 1, so it means its stability is not good. Fixed bias circuit का stability factor beta plus 1 है, this is not a appreciating stability factor, it means this stability point of view से this biasing is not good. Now अब हम दूसरा बायसिंग यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायसिंग। कलेक्टर टू बेस बायसिंग में सर्किट में हम बायसिंग इस तरह से देते हैं, ये कलेक्टर लोड है और ये बेस बायसिंग फीडबैक करके हम इसको बायसिंग इस तरह से दे देते हैं। इसमें अगर इनपुट में हम KVL अप्लाई करेंगे तो लेट अस सी VCC इक्वल टू, यहाँ पर IC प्लस IB हो रहा है, यहाँ पर IB आएगा, ICI चला जाएगा, तो दिस इज IC प्लस IB RC प्लस IB RB प्लस VBE, जस्ट वी हैव मेड दिस अरेंजमेंट। सो यहाँ से हम IB निकालते हैं, IB इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस RC 1 प्लस बीटा। इफ़ यू अरेंज दिस इक्वेशन तो वी विल गेट दिस। तो बेस करंट की वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से निकल जाती है, VCC माइनस VBE RB प्लस बीटा RC, ये जनरल एक्सप्रेशन निकल जाता है बेस करंट का। आउटपुट में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं इस आउटपुट में, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर कलेक्टर करंट कितना होगा, बीटा टाइम ऑफ IB, तो कलेक्टर करंट का बीटा टाइम ऑफ IB, और IB की वैल्यू यहाँ पर क्या ये है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो रीअरेंज दिस इक्वेशन वी गेट कलेक्टर करंट इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RC प्लस RB बाय बीटा। दिस इज द कलेक्टर करंट एक्सप्रेशन फॉर दिस बायसिंग। और VCE के लिए क्या होगा, VC आउटपुट, दिस इज आउटपुट करंट, सो लेट आउटपुट वोल्टेज VC होता है, तो VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC, IB इज वेरी स्मॉल सो वी नेग्लेक्टेड ओवर देयर, ठीक है। सो दिस इज नाउ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, देखो VCC इज माइनस, इस इनपुट इक्वेशन में देखो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB प्लस RB RC प्लस IB RB, दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ IB फ्रॉम हेयर। सो इफ यू रीअरेंज दिस इक्वेशन वी विल गेट IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस ICRC डिवाइडेड बाय RC प्लस RB। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इफ़ यू विल डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन सो व्हाट यू विल गेट DIB बाई DIC इज इक्वल टू 1 बाई RC प्लस RB, और इसको डिफ्रेंशिएट करें, दिस इज जीरो और दिस विल बिकम RC माइनस RC, तो वी गेट DIB बाई DIC इज इक्वल टू माइनस RC डिवाइडेड बाई RC प्लस RB। सो यहाँ पर DIB बाई DIC को हम स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले में रखते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले में रखते हैं, तो स्टेबिलिटी के फैक्टर फॉर्मूले रखते हैं S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें मालूम है, S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा DIB बाई DIC, DIB DIC की वैल्यू की जगह हमने इसको वैल्यू रख दिया RC बाई RC प्लस RB। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ वी कीप RC, ये स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है इसके लिए कलेक्टर टू बेस बायसिंग। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम RC इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू RB, RC इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू RB, then only stability will becomes 1 plus beta divided 1 plus beta is equal to 1, but RC is always not so greater as compared to RB, so this stability again becomes more than 1 plus beta divided by denominator is smaller as compared to numerator, so stability factor again is not so good। ठीक है, so इस तरह से ये कलेक्टर टू बेस बायसिंग मेथड है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इसमें जब टेम्परेचर राइज होता है तो इसमें एक एडवांटेज ये जरूर होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, सपोज करो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से ICBO बढ़ेगा, ICBO बढ़ने से ICO बढ़ेगा, ICO बढ़ने से IC बढ़ेगा, जैसे कि आप पता मालूम है कलेक्टर के करंट का एक्सप्रेशन से IC बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पे देखो अगर IC बढ़ता है, यहाँ पर अगर हम IC बढ़ता है, IC बढ़ने से यहाँ पर VC कम हो जाएगा, IC बढ़ता है तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, VC कम हो जाएगा, VCE कम हो जाएगा तो क्या होगा, VCE कम हो जाएगा तो क्या होगा, IB डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर यूँ समझिए कि IC बढ़ेगा तो IB कम हो जाएगा, IB कम हो जाएगा तो फिर ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा, कम कंडक्ट फिर IC कम हो जाएगा, तो IC जितनी बड़ी थी उतनी कम हो गई। सो टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन इज गुड
but stability factor is not good over. So this is again the biasing is also not so good from the stability point of view से. Now उसके बाद तीसरा जो मेथड है बायसिंग का वो है कलेक्टर टू बेस बायसिंग. कलेक्टर टू बेस बायसिंग में हम देखते हैं कलेक्टर बेस नहीं वोल्टेज डिवाइडर मेथड. वोल्टेज डिवाइडर मेथड में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को बायसिंग कुछ इस तरीके से दी जाती है जिसमें कि दीज आर टू रेसिस्टेंस एंड द कलेक्टर लोड एंड एमिटर रेसिस्टेंस. ठीक है. सो अभी इसमें क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर मेथड में जो इनपुट वोल्टेज है तो वोल्टेज developed across R2 is applied to the input of the transistor. So what is the voltage across is VCC divided by R1 plus R2 is the current and the voltage across is that current into R2. So we get VCC into R2 divided by R1 plus R2. This is the voltage across and this voltage is applied to the input. So this voltage, suppose this voltage is V2, the V2 is equal to VBE plus IERE. So IE is equal to V2 minus VBE divided by RE. So IE is equal to almost equal to IC. So we get IC is equal to V2 minus VBE divided by RE. So this is the expression for collector current of voltage divider method. अब हम आउटपुट में देखते हैं. आउटपुट में क्या होता है भाई. आउटपुट में VCC is equal to ICRC प्लस VCE प्लस IERE. और यहाँ पर IERE को हम कलेक्टर करंट ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू. सो वी गेट VCE is equal to VCC minus ICRC plus RE. ICRC plus RE. So you got this equation. So यहाँ पर क्या है. यहाँ पर this has the this stability point of view से this is excellent. क्यों excellent है. यहाँ पर देखो कलेक्टर करंट यहाँ पर जो है कलेक्टर करंट बीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रही है. मीन्स इवन बीटा चेंजेस कलेक्टर करंट विल नॉट गेट चेंज. देखो V2 ये एडिशनल सर्किटरी की वजह से है. RE एडिशनल सर्किटरी है. एक VB है तो VB इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस V2. सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. तो व्हाट वी कैन से दैट इन वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड collector current is totally independent of beta. So it means this is the best ever method from stability point of view से. This biasing is the best from stability point of view से. ठीक है. सो अभी टेम्परेचर की बात करते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा. दिस बायसिंग मेथड ने स्टेबिलिटी ठीक कर दी. इट इज़ गुड. स्टेबिलिटी वी हैव गॉट वेरी नाइस स्टेबिलिटी. बट अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा. सो सब लेटेस्ट टेम्परेचर बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी. कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा. VRE इस पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और इस पर अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो VBE कम हो जाएगा क्योंकि दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. और अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा तो VBE कम होगा. अगर VBE कम होगा तो बेस करंट कम हो जाएगी. बेस करंट कम हो जाएगी तो कलेक्टर करंट भी कम हो जाएगी. सो टेम्परेचर की वजह से जो कलेक्टर करंट बढ़ी थी वो इस प्रोसेस से होते कलेक्टर करंट भी उतनी कम भी हो जाती है. सो there is no effect of temperature in the shifting of collector current. So इसका stability factor almost unity रहता है. एक तरह रहता है. बट प्रैक्टिकली व्हाट हैपन्स प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू अराउंड 10 होती है. ठीक है. सो तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड ऑफ बायसिंग ट्रांजिस्टर बायसिंग इज बेस्ट फ्रॉम द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वी यूज द वोल्टेज डिवाइडर मेथड and this is good from stability point of view. If we have a comparative study of all three type of biasing from stability point of view, then we will see the base biasing method में इस तरह की biasing दी जाती है. इसमें कलेक्टर करंट की वैल्यू इतनी होती है और VC आउटपुट करंट की वैल्यू ये है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ये है. स्टेबिलिटी फैक्टर इसका बीटा प्लस 1 के इक्विवेलेंट होता है. कलेक्टर टू बेस कलेक्टर फीडबैक बायसिंग मेथड में इस तरह से बायसिंग दी जाती है. इसमें कलेक्टर करंट की वैल्यू इस तरह से दी जाती है. मतलब आउटपुट करंट ये है, आउटपुट वोल्टेज ये है. स्टेबिलिटी फैक्टर इसकी 1 है. कलेक्टर बेस बायसिंग मेथड. ठीक है. सो और वोल्टेज डिवाइडर मेथड इसमें बायसिंग इस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से दी जाती है. आउटपुट कलेक्टर करंट की वैल्यू ये है और VC वैल्यू की ये है. स्टेबिलिटी फैक्टर इसकी 1 to 10 रहता है. तो इस कंपेरेटिव स्टडी से हम ये देखते हैं कि द बेस्ट एवर स्टेबिलिटी इज इन वोल्टेज डिवाइडर मेथड. इसमें इवन स्टेबिलिटी इज गुड बट देयर आर सम अदर फैक्टर जैसे फीडबैक, जैसे को गेन कम हो जाता है. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. तो इसको हम इसका यूज़ नहीं करते. सो वी यूज़ ओनली द वोल्टेज डिवाइडर मेथड फ्रॉम this stability
पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर। अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि किसी भी ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी फैक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी कम होगी वो ट्रांजिस्टर उतना ही हाईली स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ बायसिंग्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस स्टेबिलिटी फैक्टर।